नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और कल हमने पढ़ लिया था डायोड कंप्लीट। आ गया ना पूरा भाई समझ में डायोड? कल हमने क्या पढ़ लिया था? एलईडी डायोड, वैरेक्टर डायोड और फोटो डायोड और इसके अलावा कांस्टेंट करंट डायोड। इन सभी प्रकार के डायोड के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके आगे अध्ययन करना शुरू करते हैं। इसके आगे हम कौन सा भाग करेंगे अध्ययन और कौन सा अध्ययन करेंगे? तो इसके आगे वाला जो है वो हमारे पास है रेक्टिफायर। जो मैंने कल आपको बताया था, आते हम रेक्टिफायर शुरू करने वाले हैं। तो आज हेडिंग डालो रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। रेक्टिफायर 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 यानी क्या हो गया भाई? तो आप देखेंगे रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी। ठीक है, तो रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, रेक्टिफायर क्या करेगा? ये एसी को कंपाइमान डीसी में बदलेगा। यहां एसी को डीसी में बदलता है। सामान्यतः तो आप एक ही बात जानते हैं, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन एसी को शुद्ध डीसी में नहीं बदलता है, पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। स्पंदन है यह कंपाइमान डीसी को, तो एसी को डीसी में बदलता है लेकिन शुद्ध डीसी में नहीं बदलता। तो ये लिखोगे, यह शुद्ध एसी को स्पंदन डीसी में बदलता है। यह शुद्ध एसी को किस में बदलता है? स्पंदन डीसी में। स्पंदन डीसी का मतलब क्या हो गया भाई? तो स्पंदन डीसी का मतलब हो गया पल्सेटिंग। पल्सेटिंग पल्सेटिंग यानी कि कंपायमान। तो पल्सेटिंग डीसी कह दो, यहां कंपायमान डीसी में बदलता है। कौन सी एसी को? शुद्ध एसी को। तो शुद्ध एसी को स्पंदन डीसी में बदलता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। आप कहोगे कैसे बदलेगा? मैं आपको इसका पूरा एक ब्लॉक डायग्राम बताता हूं। ध्यान से देखना भाई एक बार। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम को समझना। ठीक है, हाँ भाई, अब ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर हमारे पास है एसी। एक प्लस है, दूसरा माइनस है। ठीक है, एसी आपने प्रदान की। कौन सी एसी है? तो आप कहेंगे शुद्ध एसी। तो ये हमारे पास क्या गई भाई? शुद्ध एसी। शुद्ध एसी आपने किसको प्रदान की? तो सबसे पहला जो ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को किस में बदलता है? तो आप कहेंगे पल्सेटिंग डीसी में। तो यहां पर जो आएगा वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा भाई? तो आप कहेंगे सर पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब है कि हमारे पास यहां आउटपुट आएगा ना, वो ऐसा आएगा। अब ये प्योर डीसी तो हुआ नहीं, पल्सेटिंग डीसी है। फिर हमने यहां पर लगा दिया फिल्टर। क्या लगा दिया? तो आप कहेंगे हमने यहां लगा दिया फिल्टर। फिल्टर हमारे पास क्या काम करता है?
फिल्टर जो है हमारे पास उर्मिका को हटाता है या अवांछित भाग को हटाता है? तो आप कहेंगे अवांछित भाग को हटाएगा। ये अवांछित भाग को हटाता है, वो हमारे पास क्या हो गया भाई? फिल्टर हो गया। तो रेक्टिफायर आ गया, फिल्टर आ गया। रेक्टिफायर और फिल्टर के बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है सॉरी, यहां से जो आउटपुट आएगा ना फिल्टर के बाद में, वो आउटपुट आएगा ऐसा। ये भी हमारे पास पल्सेटिंग डीसी है भाई, अभी कोई शुद्ध डीसी थोड़ी बना। ये भी हमारे पास कौन सी डीसी है? तो आप कहेंगे पल्सेटिंग डीसी है। रेक्टिफायर, फिल्टर, इसके बाद में अगला हमारे पास क्या आएगा? रेगुलेटर आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? रेगुलेटर। रेगुलेटर हमारे पास क्या होगा? रेगुलेटर होगा जिसमें हमारे पास आईसी लगी होगी, और रेगुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? नियामक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नियामक। तो रेगुलेटर आएगा, वो रेगुलेट करेगा, और रेगुलेट करने पर हमें क्या मिलेगी? प्योर डीसी। तो हमारे पास शुद्ध एसी से शुद्ध डीसी बदलने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पहला रेक्टिफायर, फिर फिल्टर, फिर रेगुलेटर, तीनों चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। अब आप आज इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर शुद्ध एसी को शुद्ध डीसी में बदल रहा है क्या? नहीं, शुद्ध एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदल रहा है। तो शुद्ध एसी को स्पंदन डीसी में बदलने वाला क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे शुद्ध एसी को स्पंदन डीसी में बदलने वाला हमारे पास रेक्टिफायर कहलाता है। शुद्ध एसी को स्पंदन डीसी में बदलने वाला क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे हमारे पास रेक्टिफायर कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? अब बढ़े आगे, नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं, और ध्यान से देखना। चलो जी, ध्यान से देख ही रहे हो तो एक मिनट, ये नहीं भाई, हाँ। सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टिफायर हमारे पास कितने कितने प्रकार के होते हैं, और रेक्टिफायर का किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। तो पूरा रेक्टिफायर के बारे में देखते हैं। तो रेक्टिफायर हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा होगा भाई? तो आप कहेंगे HWR। HWR को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहलाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हो गया भाई? हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हो गया? तो अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी है, इसकी हमारे पास आवृत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। और दूसरा हमारे पास रेक्टिफायर होता है, वो कौन सा है? तो आप कहेंगे FWR। FWR हमारे पास क्या होता है भाई? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो होती है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हमारे पास क्या होती है भाई? तो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होती है जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर है अर्ध तरंग दिष्टकारी। फुल वेव रेक्टिफायर है जो हमारे पास कहलाती है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो है हमारे पास कितने प्रकार की है? तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी हमारे पास दो प्रकार की है।
तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी कितने प्रकार की है? तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी हमारे पास दो प्रकार की है। दो प्रकार कौन से हैं? तो यह रहा हमारे पास, एक होता है सेंटर टेप्ड, दूसरा है ब्रिज टाइप। एक है सेंटर टेप्ड और दूसरा है ब्रिज टाइप। ठीक है, एक हमारे पास कौन सा रेक्टिफायर है? सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर है, और दूसरा है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड को आप ये कह सकते हैं केंद्र में टेप्ड है, केंद्र टेप्ड, या मध्य में या केंद्र में टेप्ड कह दो। और ब्रिज टाइप को क्या कहेंगे? सेतु प्रकार। ये हमारे पास जो है फुल वेव रेक्टिफायर के दोनों भाग हैं, और एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर कितने प्रकार के हैं? दो। मैं चाहूं तो इसको ए और बी भी कर दूं, ये ए और ये कौन सा प्रकार का? बी। तो ये हो गया हमारे पास हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी। तो रेक्टिफायर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे सर रेक्टिफायर हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक बात। अब बात आती है इनकी आवृत्ति पर। आवृत्ति पर बात आती है तो पहले ध्यान से हमें इसको देखना चाहिए ताकि हम इसको आराम से एनालिसिस कर सकें। और मैं पूरा तरीके से चीजें बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीजें आपके पास बेहतरीन हो जाएगी। चलो जी, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास है एक तरंग, देता हूं मेन तरंग। ये हमारे पास तरंग है और ये हमारे पास क्या है भाई? तो आप कहेंगे सर इनपुट है, और इनपुट की आवृत्ति क्या है? एफ है। यहां पर सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का आएगा आउटपुट, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर का। और ध्यान से ही हमें सारी चीजें देखनी है और ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है, अब हमारे पास है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब है हाफ वेव रेक्टिफायर में ये पॉजिटिव साइकिल। कौन सी साइकिल है? पॉजिटिव।
ठीक है। और नेगेटिव साइकिल के समय क्या आ गया, 0। फिर पॉजिटिव साइकिल के समय यही मामला आ गया, नेगेटिव साइकिल के समय क्या आ गया, 0। अब बताओ इसकी आवृत्ति क्या हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आवृत्ति क्या हुई। तो आपको लगेगा आवृत्ति आती होगी, अरे आती नहीं हुई, इसमें एक चक्कर यहां से ऐसे करोगे तो एक चक्कर यहां पर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद सेम की सेम तरीके से आगे बढ़ रहा, जैसा यहां पर बढ़ रहा था तो बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। तो इसमें भी एक चक्कर है जो यहां जाके पूरा हुआ है, इसके बाद में यहां जैसे आगे बढ़ रहा था ना वैसा यहीं आगे बढ़ने लगा है। तो यहां पर एक चक्कर जब पूरा हुआ था यहां पर, तो इसमें भी तो एक चक्कर यहीं पे हुआ, इसलिए इसकी आवृत्ति भी क्या है, एफ ही है। जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वही हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी है, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वही हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी है, कोई बदलाव किसी भी प्रकार का नहीं है। चलो भाई, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा होता है कि हमारे पास प्लस है तो प्लस का तो प्लस आ ही गया, ठीक है। ये माइनस वाला है इनपुट, माइनस का भी यहां पर क्या आ गया भाई, प्लस आ गया, प्लस वाले का भी प्लस आ गया और माइनस वाले का भी प्लस आ गया। देखो यहां पर एक चक्कर पूरा इसमें यहां हुआ था कि नहीं हुआ था, इसमें एक चक्कर पूरा कहां हुआ, यहां पर ही हो गया, क्योंकि जैसा ये आगे बढ़ रहा है वैसा यहीं पर बढ़ने लग गया। तो यहां तक आते आते इस लाइन तक इसने तो एक चक्कर पूरा किया था, लेकिन इसने एक और एक कितना चक्कर पूरा कर दिया, 2। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तो फ्रीक्वेंसी एफ है और फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2f। आप क्योंकि सर समझ में नहीं आया, इनपुट देखो कि ये रहा हमारे पास प्लस माइनस है, एक चक्कर यहां पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो उसे हमने कहा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, ठीक है। यहां से हमारे एक चक्कर पूरा यहां हुआ, अब इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में तो एक चक्कर यहां पूरा हुआ, तो यहां पर जहां हुआ वहीं यहां पर हुआ, तो सेम ही हुआ, पहले प्लस आया, यहां चक्कर पूरा नहीं हुआ, देखो ये प्लस आया, उसके बाद 0 आया, फिर प्लस आया, फिर 0 आया, तो प्लस और 0 मिलके तो एक चक्कर बना है, फिर यहां पर एक चक्कर है, तो ये फ्रीक्वेंसी तो बराबर है। लेकिन जब यहां एक चक्कर पूरा हुआ, सेम की सेम तरीके से यहां कितने चक्कर पूरे हो गए, 2। तो इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2f, हाफ वेव रेक्टिफायर की f, और इनपुट कितनी है, f। ये इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना जरूरी है। तो देख लिया हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में समझाता हूं, ध्यान से देखना हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अगला आप हेडिंग डालो, अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्या डालेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर अर्ध तरंग दिष्टकारी कहेंगे हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर को। हाफ वेव रेक्टिफायर को, अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर को। चलो ये है ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहली बात पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मर भी कौन सा है, तो आप कहना स्टेप डाउन है। यहां 230 वोल्ट एसी प्रदान की जाती है, यहां क्या प्रदान की जाती है, एसी। एसी सप्लाई प्रदान करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे एसी सप्लाई, यहां से एसी सप्लाई मिलेगी। एसी सप्लाई कैसी होती है, तो आप कहेंगे एसी सप्लाई ये होती है जिसमें एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में चक्कर। क्या होता है भाई, एक चक्कर किस में होता है, प्लस में, और दूसरा चक्कर किस में होता है, माइनस में। ये होती है एसी साइकिल। और ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, तो आप कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है।
कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम में लिया? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो। हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ ही वेव काम करेगी, यानी एक डायोड लगा दिया आपने। क्या लगा दिया? एक डायोड। ठीक है, ये हमारे पास डायोड लगा दिया। ठीक है, ओके। अब देखिएगा भाई किस प्रकार से आप काम करोगे। प्लस और माइनस हो गया, और कैसे किस प्रकार से आपके पास कार्य होगा। चलो, अब हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है ना, लोड रेजिस्टेंस, यहां पर लिया जाएगा आउटपुट। लोड रेजिस्टेंस है ना, यहां पर क्या लिया जाएगा? आउटपुट दिया जाएगा। यहां से हमने क्या दिया? इनपुट दिया। तो इनपुट हमारे पास यहां पर जो आएगा वही स्टेप डाउन के बाद में, और इसके आगे सप्लाई देंगे। अब इसमें सप्लाई देने के दो तरीके हैं। सबसे पहली बात है पॉजिटिव हाफ चक्र आएगा। पहला क्या आएगा? अर्ध धनात्मक चक्र, अर्ध धनात्मक चक्र। ठीक है, ओके। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि हमारे पास केवल मैं इस तरंग के बारे में बात कर रहा हूं। केवल कौन सी तरंग के बारे में? पॉजिटिव के बारे में। धनात्मक अर्ध चक्र है, ठीक बात। धनात्मक अर्ध चक्र है, तो यहां पर क्या है? ये धनात्मक अर्ध चक्र क्या है? तो आप कहेंगे डायोड्स। डायोड जो धनात्मक अर्ध चक्र में है, डायोड हमारे पास क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस होगा तो क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास हो जाएगा अग्रगामी। डायोड फॉरवर्ड बाइस है, ये फॉरवर्ड बाइस में कौन सा हो गया? अग्रगामी। अग्रगामी में हमारे पास कौन सा परिपथ है? तो आप कहेंगे लघु परिपथ है। फॉरवर्ड बाइस है, अग्रगामी, अग्रगामी में कौन सा परिपथ है? लघु परिपथ है। क्योंकि होगा कि जब फॉर पॉजिटिव साइकिल दोगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। जब डायोड का ये जो सिरा है एनोड है पॉजिटिव है, कैथोड वाला माइनस होगा, तो कौन सा बाइस होगा? डायोड फॉरवर्ड बाइस में आएगा। ये प्लस आएगा और ये माइनस होगा। पॉजिटिव साइकिल का मतलब ये प्लस ऊपर ही रहेगा, प्लस ये है, तो ये हमारे पास कौन से बाइस में? तो आप कहेंगे फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट। जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप खुद सोचिए कि हमारे पास यहां से इनपुट आ रहा है, ये जो डायोड था ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, और यहां पर हमारे पास क्या आ गया? आउटपुट आ गया है। यहां हमारे पास क्या आ गया भाई? आउटपुट आ गया है। ठीक है, चलो अब देखो कि ये हमारे पास हो गया आउटपुट। अब यहां से हमारे पास क्या है? इनपुट है। तो ये हमारे पास क्या होगा? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे आउटपुट बराबर इनपुट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव धनात्मक चक्र है, अर्ध धनात्मक चक्र। अगला अर्ध ऋणात्मक चक्र है। अर्ध ऋणात्मक चक्र है। ये नेगेटिव। और यहां पर जब आप नेगेटिव दोगे
और यदि मान लो इधर आपके पास नेगेटिव हो जाए और इधर पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव होने मतलब रिवर्स बाइस, तो डायोड हमारे पास कौन से बाइस में आएगा? तो आप कहेंगे सर डायोड आएगा पश्चगामी। और जब डायोड पश्चगामी होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? खुला परिपथ। खुला परिपथ होगा तो आउटपुट क्या आएगा भाई? 0। तो V नोट बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास आउटपुट कब आया? केवल फॉरवर्ड बाइस में तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, रिवर्स बाइस में क्या हो गया? 0। हमने यहां पर भी यही बनाया है कि पॉजिटिव के अंदर तो जो है वो का वही आया, जो है वो का वो। नेगेटिव के केस में क्या आ गया? 0 आ गया। नेगेटिव के केस में क्या आ गया? 0 आ गया। पॉजिटिव में तो वो का वही आया, और नेगेटिव के केस में क्या आ गया? तो आप कहेंगे नेगेटिव के केस में 0 आ गया। बात ठीक है? चलो भाई अगला देखें भाई, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल के बारे में आपने देख लिया। ये तो है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो कि मैं दो डायग्राम और बना देता हूं। सेंटर टेप्ड का ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर का डायग्राम कैसा होता है ये जरूरी रूप से देख लें। हाफ वेव रेक्टिफायर तो हमने देख लिया। अगला देखें पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या देख लेते हैं भाई? तो आप कहेंगे हम देख लेते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो है वो हमारे पास कौन सा है वो ध्यान से देख लो। तो ये हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। क्या है भाई फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में? चलो ठीक बात। एक है हमारे पास सेंटर टेप्ड, दूसरा है ब्रिज टाइप। एक है सेंटर टेप्ड, दूसरा है ब्रिज टाइप। ठीक है। सेंटर टेप्ड कौन सा होता है? सेंटर टेप्ड होता है सेंटर में टेपिंग की हुई है। ये इनपुट है, ये एक डायोड है, पहला डायोड, एक डायोड। ये डायोड किसका है? दूसरा डायोड। ठीक है। ठीक है। D1, दूसरा क्या है? D2, और ये है बीच में प्रतिरोध क्या हो गया? R। तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो आप कहेंगे ये हमारे पास हो गया सेंटर टेप्ड। ठीक है, ओके। सेंटर टेप्ड के बाद में दूसरा जो है हमारे पास है ब्रिज टाइप। अब ब्रिज टाइप में क्या बनाना पड़ेगा? ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज बनाओगे तो यहां डायोड कितने लगे हुए हैं? तो यहां डायोड होंगे 4। ये हमारे पास डायोड है, इस हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें ये डायोड हमारे पास D1 है, ये D2 है, ये हमारे पास D3 हो गया, और ये D4 हो गया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R है। जब पॉजिटिव साइकिल दोगे तो ये दोनों ऑन होंगे,
नेगेटिव साइकिल दोगे तो ये दोनों ऑन होंगे, D2 D4 आमने सामने वाले ऑन होंगे। तो ये है हमारे पास ब्रिज टाइप, ये है सेंटर टेप्ड। पूछे सेंटर टेप्ड में क्या जरूरी है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मर आवश्यक होता है भाई। ब्रिज में इतना ट्रांसफॉर्मर आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मर आवश्यक है। इसमें ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो आप कहेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर इसमें आवश्यक है, जरूरी रूप से लगाना है। ब्रिज टाइप में ट्रांसफॉर्मर की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो अब पूछे कि सेंटर टेप्ड डायग्राम देकर पूछेगा कौन सा है, तो सेंटर टेप्ड ये डायग्राम देकर पूछेगा तो कौन सा है, ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप में कितने डायोड, 4। सेंटर टेप्ड में कितने डायोड, 2। और आपके पास अर्ध तरंग डिस्क में कितना डायोड, 1। और इसके अलावा ज्यादा सवाल जो भी आएंगे वो सारे टेबल्स आएंगे। टेबल में अभी बनाने वाला हूं। टेबल बनाने से पहले एक और बचा हुआ है जिसे आप कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। अभी रुको भाई, टेबल बन जाएगी। PIV, PIV क्या कहलाता है भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला है रिवर्स में डायोडों के एक्रॉस मापा गया वोल्टेज। क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे रिवर्स में डायोडों के एक्रॉस मापा गया वोल्टेज। रिवर्स में डायोडों के एक्रॉस मापा गया वोल्टेज। तो रिवर्स में डायोडों के एक्रॉस जो वोल्टेज मापा गया है उससे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे पीक इनवर्स वोल्टेज कहेंगे। मापा गया वोल्टेज है, मापा गया अधिकतम वोल्टेज, पीक है ना भाई, मापा गया अधिकतम वोल्टेज कर दो। ठीक है, यह सवाल काफी बार पूछा भी जाता है। पीक वोल्टेज जितना ज्यादा होता है उतना ही बात क्या होती है, अच्छी होती है। पीक इनवर्स वोल्टेज अधिक होना यानी अच्छा रेक्टिफायर है, अच्छा रेक्टिफायर कहलाता हो। अब पूछ ले कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, तो आप कहना पीक इनवर्स वोल्टेज PIV का मान क्या होगा भाई, VM। ठीक है, सेंटर टेप्ड में कितना होगा, सेंटर टेप्ड में होगा 2VM। और ब्रिज टाइप में क्या होगा, ब्रिज टाइप में होगा VM। यह मान आपको याद रखना अनिवार्य है। सेंटर टेप्ड, ब्रिज टाइप एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, ये किसका मान है, ये मान है पीक इनवर्स वोल्टेज का। ठीक बात। अब देखो कि ये हमने वैल्यू लिख ली। अब हमारे पास आता है टेबल। अभी मैं आपको टेबल लिखा रहा हूं। आपको एक और काम कहता हूं, कल रामबाण बुक से सवाल कर लेना। जो आपके डाउट आएंगे उन डाउट को अगली क्लास में सोल्व कराए जाएंगे। तो इसलिए रामबाण बुक से सवाल पहले कर लेना और आप बाद में सवाल पूछ लेना। फिर मत कहना कि आपने मुझे कहा नहीं सर रेक्टिफायर के सवाल पूछने थे, डाउट रह गए, न्यूमेरिकल आते हैं। बिल्कुल आते हैं, इसलिए मैं टेबल लिखा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल ये है। तो बताइए डायोड की संख्या। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड होता है, 1। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, सेंटर टेप्ड में 2। और ब्रिज टाइप में कितने डायोड होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 डायोड होते हैं। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। पूछे दक्षता कितनी है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में दक्षता 40.6%। कितनी है भाई, 40.6%। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी होती है, 81.2%। और ब्रिज टाइप में भी कितनी होती है, 81.2%। तो फुल वेव में हाफ वेव से डबल हो गई। RMS का मान क्या है, RMS का मान यहां पर तो देखो Im/√2 होता है, या वोल्टेज है तो Vm/√2 कर दो।
चाहे सेंटर टैप्ड हो चाहे फुल ब्रिज टाइप हो, दोनों फुल वेव ही है। ये भी Im बट्टा रूट दो, ये Vm बट्टा रूट दो, जबकि ये हमारे पास आरएमएस मान हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है, वो होता है Im बट्टा 2 और ये होता है Vm बट्टा 2। ठीक है, आरएमएस मान के बाद पूछे औसत मान क्या है। औसत मान फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, तो औसत मान होता है 2Im बट्टा पाई। क्या होता है भाई, 2Im बट्टा पाई या 2Vm बट्टा पाई। ठीक है, ये हमारे पास है 2Im बट्टा पाई और 2Vm बट्टा पाई। ये हमारे पास हो गया Im बटा पाई और Vm बटा पाई। अब आता पीक फैक्टर का मान। पीक फैक्टर का मान यहां तो होता है √2। √2 बराबर क्या होता है 1.414। ये तो वैल्यू है भाई, सीधी याद ही रखनी पड़ेगी 1.414, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है 2। और फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है 1.11 होता है, यहां पर भी 1.11 होता है, जबकि इसमें क्या होता है 1.57 होता है, यानी पाई बटा 2 होता है। ये शिखर गुणांक है, ये पीक फैक्टर, वापस सेम ही आ गए भाई, सेम ही आ गए। ये तो वही चीज है, शिखर गुणांक और पीक फैक्टर तो सेम ही बात है ना, ये वापस आ गया, चलो हटा दिया। अब आता है हमारे पास रिपल फैक्टर का मान। रिपल फैक्टर कितना है, रिपल फैक्टर है 1.21 होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसका रिपल फैक्टर है 0.48, ये भी 0.48 होगा। ठीक बात है। रिपल आवृत्ति यहां देखो कितना आया था f, यहां कितनी हो गई थी आवृत्ति 2f हो गई थी, आवृत्ति क्या हो गई थी दुगुनी। सबसे पहले देखा ना तरंगे बना के, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज इसमें है Vm, ये हमारे पास सेंटर टैप्ड है 2Vm और ये हमारे पास ब्रिज टाइप में Vm। अब लास्ट में बचा TUF, यानी कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। TUF क्या होता है, तो TUF होता है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये होगा। ठीक है, अब ये मान कितना आएगा, तो ये मान आएगा 0.287। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना आएगा 0.287 आएगा, या ये क्या हो जाएगा 0.693 या 0.812। ये है, ये हमारे पास क्या होगा भाई ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी हाफ वेव और फुल वेव के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में एक सेंटर टैप्ड होता है, एक ब्रिज टाइप होता है। तो ये हमने देखा है कंप्लीट रूप से रेक्टिफायर के बारे में भाग। आपको सवाल करने पड़ेंगे, सवाल कर लेना। जो जो डाउट आएंगे उन सब डाउटों को मैं कल सोल्व कराऊंगा। किताब है रामबाण, जिसके पास नहीं है वो परचेज कर लेना। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगी, अमेजन पे मिलती है, कोटलिया के ऐप पर मिलती है, जो यूट्यूब के हमारे वीडियो होते हैं उसके नीचे भी शॉप में दी होती है, सब जगह मिलती है। ज्यादातर बच्चों के पास वही किताब है, इसलिए पढ़ लेना रामबाण 3.0 और हम उसके जो भी डाउट्स हैं आपके सोल्व करवा देंगे अगली क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा फिल्टर एंड वाल्व थ्योरी। लेकिन पहले आपको कराएंगे रेक्टिफायर के सवाल, जो डाउट हैं उसको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे फिल्टर एंड वाल्व थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आएगा ट्रांजिस्टर। चलो जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।